नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार हो चुका है। अब भारत उसी की भाषा में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। अब 7 मई को यानी मॉक ड्रिल कराई जाएगी। मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति। अब युद्ध जैसी स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, मॉक ड्रिल क्या होगी, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। इन 2 मेहमानों से तारुफ आपका कराते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड सूबेदार जगत सिंह जी हैं और हमारे साथ रिटायर्ड सूबेदार यतीन पवार जी हैं। इन दोनों लोगों से समझेंगे कि आखिर मॉक ड्रिल दरअसल होती क्या है, सायरन कैसे बजेगा और ब्लैकआउट क्या होता है। सबसे पहले तो सर जगत सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे। सर सबसे पहले ये बताइए कि मॉक ड्रिल एक्चुअल होती क्या है, मॉक ड्रिल क्या होती है और मॉक ड्रिल कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? योगेश जी धन्यवाद। दरअसल मॉक ड्रिल मीन्स एक उस टाइप का सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जिस सिनेरियो के तहत हमें ये एहसास हो कि हाँ युद्ध की स्थिति आ गई है जी। अगर हम इस मॉक ड्रिल को समझना चाहें तो इसको मैं 3 भागों में आपको बताना चाहूँगा। एक तो होता है, इसमें सबसे बड़ी बात हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर हमारी प्लानिंग क्या है। उसके बाद में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पहचान करनी होती है कि इसमें कौन कौन इसमें पार्टिसिपेशन रहेंगे एक लेवल पर। तो इसे अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हो गया हमारा ये हिस्सा जिसमें हमने प्लानिंग करी, आइडेंटिफिकेशन किया और रियल टाइप का सिनेरियो क्रिएट किया। दूसरे हिस्से में फिर आता है हमें मॉक ड्रिल का अभ्यास कराना और तीसरे हिस्से में फिर आती है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि उसे बाद में बताया जाएगा कि अब आपने जो किया था उसमें क्या खामियां आई थी। तो ये एक हमारे पब्लिक में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता लाने के लिए, जिससे कि उनकी आदत में आ जाए। ठीक। यतीन सर आपसे समझना चाहेंगे, आपका बड़ा अनुभव रहा है सेना के अंदर काम करते हुए। ये जरा बताइएगा मॉक ड्रिल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या जब हम पाकिस्तान को जवाब देंगे तो रिटेलिएशन में अगर कुछ वहाँ से होता है उसके बचाव के लिए और जो सिविलियन है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो इसके लिए? योगेश जी आपका सवाल जायज़ है। मॉक ड्रिल किस लिए करते हैं? मॉक ड्रिल का मेन मकसद ये है कि हम अपनी नागरिकों को और जान माल को सुरक्षित रखते हुए इतनी तैयारी करें कि हमारा नुकसान ना हो पाए। दूसरी बात, मॉक ड्रिल से हमें अगले अपने कार्यक्रम कैसे हम जिम्मेदारियों को निर्वहन कर सकते हैं और जो हमारी एनसीसी हुआ, स्काउट एंड गाइड्स हुआ या और एनडीआरएफ वगैरह हुए, इन सबका एक आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। वो कोऑर्डिनेशन करके हम अपने किसी भी कार्य को सही अंजाम दे सकते हैं। जी। जगत सिंह जरा आप बताइएगा, मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेगा तो सायरन जब बजे तो आम पब्लिक जो है वो क्या करे और अगर युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है तो आप क्या दर्शकों के जरिए आम लोगों को आप बताना चाहेंगे कि लोग क्या करें? सबसे पहली तो मैं ये आपको योगेश जी शेयर करना चाहूँगा कि आजकल इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है हमारे पास में। स्टार में बहुत सारी हमारी स्पेस में सैटेलाइट्स हैं। तो अभी अगर हम नॉट ओनली द एयरक्राफ्ट, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, वहाँ से हमारे ऊपर ड्रोन से भी हमला हो सकता है, वहाँ हमारे ऊपर रॉकेट से, मिसाइल से भी अटैक हो सकता है। तो हमें बहुत ही प्रिसाइज समय में उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद में जैसे ही सायरन बजता है तो हमें अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुँचाना है। सुरक्षित जगह अगर हम कहें तो जगह तो कोई भी सुरक्षित नहीं है अगर बम गिरेगा तो, लेकिन फिर भी हमें ऐसी खुले मैदान में जाकर अगर हम जमीन पर भी लेट गए तो हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक। एक सर सवाल जो आम जनता के मन में आता है वो सवाल दरअसल ये आता है कि जब सायरन बजा तो सायरन बजना और सुरक्षित होने के बीच में टाइम फ्रेम कितना होता है? 15 मिनट, 10 मिनट? क्योंकि सायरन बजता है तो लोगों के अंदर आपाधापी मच जाती है, भगदड़ ना मच जाए। तो ऐसा नहीं कि सायरन बजे और लोग तुरंत भाग खड़े हों, लोग आराम से जाएं, ऐसा मतलब पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मॉक ड्रिल का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि मतलब लोगों में घबराहट ना हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपने बटन दबाया और वहाँ बल्ब जल गया। उन्होंने वहाँ से अगर उनका प्लेन उड़ेगा तो हमारे पास भी यहाँ पर रडार सिस्टम है, ऐसी हमारे पास में सोफिस्टिकेटेड प्रणाली है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर वहाँ से ड्रोन भी उड़ रहा है तो वो ऐसा नहीं कि वो एकदम इमीडिएटली विद इन ए सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे पास आ जाएगा। तो उसके लिए टाइम है हमारे पास और इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि हमें 3 मिनट या 5 मिनट। ठीक है, पाकिस्तान हमसे पड़ोसी मुल्क है, उसे आने में कम समय लगेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम अपने आप को खुले में पहुंच के जमीन पे ना लेट के अपनी सुरक्षा कर सकें। पैनिक क्रिएट नहीं करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना। यतीन सर जरा आपसे हम ये जानना चाहेंगे, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी कहा गया है कि ब्लैकआउट किया जाएगा, तो ब्लैकआउट दरअसल होता क्या है
और ब्लैकआउट क्यों किया जाता है? बिल्कुल, आपका बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो मॉक ड्रिल के अंदर होता है। ब्लैकआउट क्या है? ब्लैकआउट के टाइम पर सभी लाइटें ऑफ और जो घरों की खिड़कियां उनके शीशे भी बंद कर दिए जाते हैं, पर्दे से बंद करो या पेपर चिपका ब्लैक पेपर चिपकाओ, और जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की लाइटें भी बंद कर दी जाती हैं। उससे क्या होता है कि दुश्मन जो एयर रेड अटैक कर रहा है तो उसको जहां भी लाइटें दिखाई देंगी उसको दिखाई देगा कि यहाँ पर कोई विलेज है या कोई सिटी है, तो वहीं पे वो नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो उससे उसको क्या हमारा टारगेट नहीं मिलेगा। मेन मकसद यही है ब्लैकआउट से कि दुश्मन हमें आइडेंटिफाई ना कर सके कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। ये मकसद है ब्लैकआउट का। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है, जब ऐसी आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो लोगों को क्या करना चाहिए? अपने घर में टॉर्च रखें, कैंडल्स रखें, कैश रखें कि उन्हें ज़्यादा दिक्कतें ना हो। हाँ। तो क्या क्या लोगों को करना चाहिए? ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर आप अपने घर में एक छोटी टॉर्च रखें जिसका पेपर चिपका करके उसका मुंह नीचे की तरफ को, ताकि आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके, उसकी लाइटें बाहर ना जाएं। जी। और शीशे बिल्कुल बंद रखें, लाइटें बिल्कुल बंद, और कोशिश करें कि कोई मोमेंट ऐसी लाइट के साथ में ना हो और पैनिक ना होने दें बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ सर आपसे समझना चाहेंगे, जगत सिंह जरा बताइएगा सर, आपको काफ़ी अनुभव है। कोई दुश्मन जब प्लान करता है तो वो दुश्मन देश में कौन कौन चीज़ों को टारगेट करता है? जैसे कैंट हुआ, या कौन कौन चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले टारगेट में की जाती? जैसे हम भी अगर हिट करेंगे तो सबसे पहले कहाँ पे हिट किया जाता है? देखिए जी, सबसे पहला तो टारगेट होता है हमारी छावनी होती है जी। और उसके बाद में फिर जो हमारे इंडस्ट्री है या हमारी कोई इस तरीके की है इंडस्ट्री जो हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनमी का यही होता है कि पहले किसी की इकोनॉमी को ध्वस्त किया जाए। तो उनका जो प्राइम टारगेट होता है पहले हमारी छावनी है, उसके बाद में हमारे जहाँ इकोनॉमिक सेंटर है वो वहाँ पर ऐसी जगह पर अटैक करते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि पाकिस्तान को लेके आप लोग भी सेना में रहे हैं, जब आप लोग रहते थे, पाकिस्तान को लेके क्या अब सरकार जो है एक फाइनल डिसीजन की ओर बढ़ रही है कि अब पाकिस्तान ने जो जख्म दिए हमें अब सहन नहीं करना है? अब बहुत दिन हो गए, हम 47 से लेके एक जख्म जो है हर बार आतंकी हमला होता था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था, उसके हम शिकार रहे। अब आपको क्या लगता है कि अब जो सिचुएशन बन रहा है, एक खाका बन रहा है कि अब पाकिस्तान को लेके अब सीधे सपाट शब्दों में उसी की भाषा में जवाब देंगे? देखिए जी, इस बात को मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूँगा जी। कि ये जिस राज्य में मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में, इस राज्य में आतंक था, बहुत सारी ऐसी थी चीज़ें जिसमें रात को कोई जा नहीं पाता था, बहू बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं थी। योगी जी की कमांड आई और आज की तारीख में आप देखो उत्तर प्रदेश की हालत। आज हमारा देश मोदी जी के हाथ में है और मैं किसी पार्टी से कोई मेरा संबंध नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर आपको आश्वासन दिला देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज हमारा देश उन सुरक्षित हाथों में है कि पाकिस्तान को भी उसी लाइन पर ले आएगा जो वो भूल जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक कैसे होता है। ठीक। एक यतीन सर, आप जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि मॉक ड्रिल की स्थिति और युद्ध की स्थिति दोनों में अंतर है। अब युद्ध की स्थिति में देश जा रहा है, हमने 14-15 दिन का इंतजार कर लिया और काफ़ी सारे मोर्चे पर हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, चाहे कल यूएनएससी में रहा हो। आप जम्मू कश्मीर में रहे भी हैं, जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को आप आज के दौर में कैसे देखते हैं धारा 370 हटने के बाद? योगेश जी, धारा 370 हटने के बाद, और मैं उस टाइम पर था जब धारा 370 वहाँ पर लगी हुई थी जी, उस टाइम पर वहाँ पर सेना को मूवमेंट करने के लिए अपनी क्यूआरटी लगानी पड़ती थी और पूरे क्यूआरटी के हैंडओवर अपने आर्मी के हैंडओवर था जी। लेकिन अभी धारा 370 हटने के बाद में वहाँ पर नागरिकता जो टूरिज्म बढ़ा है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है। और आज के समय में जिस देश की स्थिति इतनी अच्छी हो उसको कौन नहीं चाहेगा कि उसको बुरा हाल करने के लिए। पाकिस्तान का एम ही मतलब यही है कि इनकी स्थिति जो है अब हम उनसे बहुत अच्छी स्थिति में है और वो चाहेगा कि हमें हमारी स्थिति को डाउन कर दें। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक। दूसरा, हमारे पास जो अपडेटेड वाहन हैं, टेक्नोलॉजी के रूप में हम बड़े आगे हैं पाकिस्तान से। आपको क्या लगता है कि अगर हम युद्ध की स्थिति में आए भी तो पाकिस्तान का टाइम कितना है? मैं बताऊं योगेश जी, अभी अब से पहले भी हम उससे आगे थे और अभी बहुत आगे हैं। मैं अब जो मेरा अपना वो है, मैं बताता हूं कि 48 आवर झेल नहीं पाएगा। पाकिस्तान की स्थिति इतनी नाजुक है क्योंकि उसकी इंटरनल स्थिति बहुत खराब है। उसके हथियार पूरे काम नहीं कर रहे हैं, उसके गोला बारूद काम नहीं कर रहे, अम्निशन उसके पास नहीं है, भिख मंगा कटोरा लेकर विदेश विदेश से घूम रहा है। उससे सभी को जायजा लगता है कि उसके पास क्या है, केवल गिद्दड़ भभकी दे रहा है वो, और कुछ नहीं है उसके पास में। अच्छा, दूसरा एक चीज़ सर आपसे आप ज़रा समझाइएगा हमारे दर्शकों को
1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और उस युद्ध में पाकिस्तान करीब 93,000 जो सैनिक हैं वो शरणार्थी बन जाते हैं, भारत उनको किया जाता है। एक चीज़ ज़रा बताइएगा, 1971 के बाद हम 2025 में आज खड़े हैं, युद्ध के तरीके भी बहुत सारे बदल गए हैं, टेक्नोलॉजिकल युद्ध बढ़ गया है, तो मॉक ड्रिल का क्या असर रहेगा ये तो खैर अलग बात है। हम टेक्नोलॉजिकल वार में अगर जाएंगे तो हम पाकिस्तान को क्या डिफीट देंगे और हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं अभी? देखिए जी, हमारे पास में हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी जी पाकिस्तान से बहुत एडवांस है। चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे ड्रोन हो। अभी हमारे पास में रफाल है, सुखोई है, ये भी। हाँ, हमारे पास में डिपेंडेंसी जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, उस डिपेंडेंसी को हमने धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट एज ऑन टुडे हम उस स्थिति में है कि हम अपने यहीं पर इंडिजीनियस डेवलप कर रहे हैं। और वो इंडिजीनियस डेवलप करने की हमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमारे पास उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और हमें जब भी ज़रूरत होगी, हमारे काबिल है सभी सैनिक भी, साइंटिस्ट भी, और उसे रियल टाइम पर हम सपोर्ट दे सकते हैं अपनी आर्मी को। और अभी वो टाइम चला गया कि जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहा करते थे। आज हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। हमारे देश के बच्चे आज इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे जाके सॉफ्टवेयर पूरी इंडस्ट्री को वही संभाल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे 10 में से 5 CEO तो हमारे इंडियन ही है, टॉप। जी बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के भारत जो है वो पाकिस्तान को करारा जवाब अब की बार देने की स्थिति में है और देगा भी। खैर यतीन सर, आप ज़रा बताइएगा, पाकिस्तान के जब हुक्मरान की चर्चा जब होती है, उनके बयान आप सुनते भी होंगे, तो वो एटम बम ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एटम बम का पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं इसलिए वो एटम बम चिल्लाते हैं, या एटम बम वास्तविकता में है उनके पास कुछ? योगेश जी, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इंडिया आज चौथे नंबर का कंट्री है जी, जिसमें रशिया, जापान और चाइना, ये 3 कंट्री के बाद इंडिया का नंबर है। इंडिया का अपना सैटेलाइट है, जब तक वो सोचेगा सैटेलाइट उड़ाएंगे तब तक तो इंडिया अपना खत्म कर देगा उसका। तो उसका तो अपना कुछ है ही नहीं। और हम लोगों ने दिखाया भी है, हमारे पास अग्नि मिसाइल जैसे हैं जो कि 5000 किलोमीटर से अधिक तक की रेंज मार सकता है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो एटम बम सिर्फ लिखा हुआ है, गिदड़ बम की कुछ नहीं है। क्या हमारे पास भी सब कुछ है वो चीज़ें? ठीक, बिल्कुल सर। एक चीज़ बताइए, कल 7 मई को मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल में आपका संगठन भी जुटा हुआ, आप जो पूर्व सैनिक, आप भी एक संगठन का संचालन कर रहे हैं, तो वो आपके संगठन का क्या नाम है और वो संगठन क्या क्या कल अवेयरनेस करेगा? योगेश जी, मैं बताऊं, मैं राष्ट्रीय विकास संगठन का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हूं जी, और भारतीय जनता पार्टी का मेरठ महानगर में सह संयोजक भी हूँ, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में जी। हमारा राष्ट्रीय विकास संगठन अपने स्तर पर समाज सेवा के साथ साथ देश सेवा का भी काम करता है, क्योंकि हमारे संगठन में अधिक से अधिक एक्स सर्विसमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सिविल डिफेंस से भी बहुत हमारे पास में इसमें जुड़े हुए हैं। और हम सभी को अवेयर करते हैं कि अगर एयर रेड होता है तो उसमें आपने क्या प्रिकॉशंस लेना है, पैनिक नहीं होने देना, जनता को समझाना है, क्योंकि आज हम इतने सक्षम हैं कि हम जवाब दे सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये होगा, 100% होगा। मतलब भारत जो है अब मुंह तोड़ जवाब देगा, बिल्कुल देगा। आखिरी कमेंट सर आपका, आप जरा बताइएगा कि मॉक ड्रिल से क्या तैयारियां होनी चाहिए, और आखिर में जरा जो बच्चे हैं, जो आम नागरिक हैं, जो आम शहरी हैं, आम भाषा में, कि मॉक ड्रिल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक संयम बरतने की ज़रूरत है। जब युद्ध इमरजेंसी की स्थिति आएगी तो ऐसा कराया जाता है और ऐसा होता भी है। क्या क्या चीज़ें आप अपने पास रखें और क्या क्या आपको करना है? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे नागरिकों में इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि वी शुड एक्सेप्ट, हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि मॉक ड्रिल को ये ना समझे कि हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपी जा रही है। मतलब जैसे भी जो आप कहना चाह रहे हैं कि युद्ध में भारत जाना नहीं चाहता था, लेकिन युद्ध में भारत को आना पड़ा जी। हाँ, और तो इसीलिए हमारे नागरिकों को सबके मन में ये भावना आनी चाहिए कि अगर मॉक ड्रिल हो रहा है तो ये हमारे लिए ही हो रहा है। तो इसके लिए जो एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व होगी, हॉस्पिटल होगा, फायर फाइटिंग की टीम होगी, पुलिस होगी, ट्रैफिक पुलिस होगी, तो हमें उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। और अनडिजरेबली, मतलब अनैच्छिक रूप से हमें कहीं भी अपने आप के मूवमेंट नहीं कराने। मैं तो अपनी कॉलोनी में भी जाके लोगों को इस बात के लिए अवेयरनेस दूंगा कि भैया हॉस्पिटल कहाँ पर है, और आप कैसे आपके नज़दीक के हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करके रखो, और अपने घर में कितने दिन तक का आप राशन स्टॉक कर सकते हो, और अपने आप को बिल्कुल
पूर्ण रूप से तैयार रखो युद्ध के लिए। मॉक ड्रिल का मतलब ही यही है कि हमें युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम तैयार हैं संपूर्ण रूप से। तो बिल्कुल 9-7 मई को भारत जो है मॉक ड्रिल कर रहा है पूरे देश के अंदर, और ये यकीनन एक ऐसा संदेश है पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि आतंक के जख्म बहुत गहरे हैं और इन जख्मों को मिटाने के लिए एक पक्की सर्जरी ज़रूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पे फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।